हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे थे और आज के क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम निकाले थे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम आवर्त सारणी को, किसी भी तत्व को किस नंबर पे दर्शाया जाता है उसका हम लोग पता करेंगे। और इसके बाद आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोटोनिक ये सब क्या है इसके बारे में, और किसी यौगिक का यदि हमें पूछ दे कि इसका परमाणु भार या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले, उसका भी हम लोग आज निकालना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का हमने पिछला 4 लेक्चर दे चुके हैं और आज हमारा क्लास है 5। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो आप लोग उसे अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। जैसे कि पूछ दे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से हमने आपको बताया था। यहां से हम लोग जिसके माथे पे जो रहता है उसे हम लोग गिन लेते हैं, या आप लोग इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको बताया था कि 2, 8, 1 इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो हमने पिछले वीडियो में बताया ही है। तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनेंगे तो यहाँ 2 हो गया और 2, 2, 4 और 6, 10। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है तो 1 इस पे डाल देंगे और यही हमारा हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार देख लीजिए। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या, सबसे पहले आप लोग परमाणु संख्या अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या आपका हो जाता है, कितना नंबर पे आ जाता है, हाइड्रोजन, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या आपका हो जाता है 14। तो हम लोग इसका किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इसका सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेंगे, 6, 2, 12, 6, 2, 12, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, बाकी का कम रहा है 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3p2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यदि हमें इसे कक्षा में भरने के लिए बोलता तो हमने आपको बताया है कि एक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। उसी प्रकार पी कक्षा देख लीजिए, इसमें आपका मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अटता है। इसी प्रकार डी, तो डी में हमने आपको बताया है कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, और डी में इसी प्रकार देखें तो मैक्सिमम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अट सकता है। तो इसका हम लोग यदि बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में रखना चाहें तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमने आपको बताया है कि जिस बॉक्स में या कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा हाफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार पी की बात कर दें,
पी की बात कर दे तो पी कक्षा में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ से हमारा 2 ही है, तो हमारा अनकम्प्लीटली फील्ड हम इसको बोल सकते हैं। अनकम्प्लीटली फील्ड हम लोग इसे बोल सकते हैं। यदि हमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो हमें इसे किस प्रकार निकाला है, हमने आपको बताया है कि ये हमारा उदासीन है। आप लोग बोलिएगा कि उदासीन कैसे है, तो इसके माथे पर न तो प्लस का चार्ज है और न ही माइनस का चार्ज है, तो हम इसे उदासीन बोलेंगे। तो उदासीन तत्व में या उदासीन एलिमेंट में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो परमाणु संख्या ही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है। और यही इस प्रकार से पूछता क्लोरीन माइनस या मैग्नीशियम प्लस प्लस, तो ये हमारा जो होता है ऋण आवेशित हो जाता है। इसमें हमारे पूछता इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें कुछ नहीं करता है। जब बस माइनस हमारा 1 है तो परमाणु संख्या में से हम लोग 1 घटा लेते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और यहाँ से 1 घटा लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका आ जाएगा 16। और इसमें पूछ देता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमने आपको बताया है कि जिस पर प्लस चार्ज रहे तो कुछ नहीं करना है। परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे मैग्नीशियम का 12, और यदि यहाँ 2 प्लस में चार्ज है तो हम लोग 2 माइनस कर लेंगे और यही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका आ जाएगा 10। तो ये सब सारी बातें हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और हम एक बात बताने के लिए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जैसे कि हमने एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला सोडियम का, और इसका हम बोले कि यह कौन सा वर्ग का तत्व है या कौन सा आवर्त का तत्व है, ये आप बताइए। तत्व मतलब होता है एलिमेंट। हम आप लोग तीन बातें, आप लोग ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और एक होता है मिश्रण। तो इस तीनों को आप लोग बारीकी से जानते होंगे। पीरियडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी क्या होता है, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। कुछ इस प्रकार से फिगर होता है, इस प्रकार से फिगर होता है। ये हमारा एस ब्लॉक होता है, यह हमारा डी और ए एफ ब्लॉक होता है, और एक यहाँ पे और एक बनाया रहता है कक्षा। जब हम पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तो हम इसको पूरी पीरियडिक टेबल को आपके सामने बोर्ड पर उतारकर और पूरी पीरियडिक टेबल को आपको याद करवाएंगे, और कौन सा तत्व इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो सबसे अब आप इतना ही जान लीजिए, इसे हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये आपका पीरियडिक टेबल हो गया। ये जो इस प्रकार से बॉक्स आ रहा है इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, और जो इस प्रकार से जाता है लाइन इस प्रकार से, इसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो हम लोग इसमें यही निकालना सीख रहे हैं कि ये जो हमारा सोडियम है कौन सा वर्ग का तत्व है और कौन से आवर्त में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये हमारा जो अंतिम बोले या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम बोले या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले, तो हमारा क्या है, एक्स कक्षा है। तो हमारा जो तत्व है एस ब्लॉक का होगा या एस कक्षा का होगा। और इसमें आवर्त की बात कर दें, आवर्त इसका क्या हो जाएगा, तो आवर्त यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यह 3 आवर्त का तत्व है। और समूह की बात कर दें कि कौन सा समूह का तत्व है, तो ये आपका आ जाता है सोडियम। सेकेंड ग्रुप का तत्व आ जाता है, जैसे कि आप लोग सोडियम को देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट ग्रुप, यानी कि समूह की बात करें तो आपका समूह फर्स्ट जो इस प्रकार से है,
पीरियोडिक टेबल में दो बातें होते हैं, एक इस प्रकार से जाता है एलिमेंट और एक इस प्रकार से जाता है एलिमेंट। तो इसका जो मान हो गया 3 हो गया और इसका जो मान हो गया यानी कि वर्ग का, और ये आवर्त है तो आवर्त 3 और वर्ग 1 का यह, जिसे हम लोग फर्स्ट ए इस प्रकार से बोलते हैं, फर्स्ट ए का एलिमेंट, फर्स्ट ए का तत्व। तो सोडियम यदि आप लोग पीरियोडिक टेबल रखे होंगे तो उसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि सोडियम जो है वह 3 आवर्त में मिलेगा और फर्स्ट समूह में मिलेगा। इसी प्रकार एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लिए कैल्शियम। तो कैल्शियम की सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, कुछ इस प्रकार से निकलेगा। और इसमें बोल दें कि हमारा जो कैल्शियम का ऑर्बिटल है या फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो कुछ नहीं करना है। इस कक्षा में आप लोग जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारा फुली फील्ड हो जाता है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें पूछ दे कि हमारा कौन सा वर्ग का तत्व आएगा, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं इतना के बदले आप लोग आर्गन भी लिख सकते हैं। आर्गन की परमाणु संख्या जानते हैं 18 होता है। तो यहाँ से आप लोग काउंटिंग कीजिएगा तो यहाँ तक में 18 आ जा रहा है। तो इसके बदले आप लोग इतना भी लिख सकते हैं और इसके बाद लिख सकते हैं 4s2। आर्गन को लिखने के बाद आप लोग किस किस तत्व को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व में हमारा जो आता है वो तत्व आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसकी परमाणु संख्या की बात कर दें तो इसका 2 हो जाता है, इसका 10 हो जाता है, इसका 18 आ जाता है, इसका 36 आ जाता है, इसका 54 आ जाता है और इसका 86 आ जाता है। तो यहाँ तक आप लोग बातें बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो 18 के बदले ये इतना न लिखकर हम लोग आर्गन को भी लिख के काम चला सकते हैं। तो आर्गन के लिखने के बाद यहाँ से बच गया आपका 4s2। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम आपका है इस ब्लॉक का तत्व, इस ब्लॉक का तत्व, क्योंकि अंतिम में जो उपकक्षा रहे उसी का वह तत्व हो जाता है। तो इस ब्लॉक का यह तत्व हो गया, इस ब्लॉक का तत्व हो गया। और इसकी आवर्त की बात करें तो इसका आवर्त 4 हो गया, आवर्त 4। और वर्ग की बात करें कि यह कौन सा वर्ग का तत्व है, तो कैल्शियम जो हमारा है यहाँ से तो देख रहे हैं कि 18 है। तो यह हमारा कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का ए हमारा जो होता है सेकेंड ग्रुप। तो समूह वर्ग की बात कर दें तो इसका वर्ग हो जाएगा सेकेंड या सेकेंड ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें अच्छी तरह ध्यान किए होंगे। अब हम लोग आते हैं आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोनिक के बारे में। वो हमारा किस प्रकार से है और यौगिक के हम यहाँ पे बता रहे थे तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये तीनों को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। तो तत्व का पहचानने का सबसे आसान तरीका है पीरियोडिक टेबल में जितने भी दर्शाया है सोडियम, हीलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, फ्यूरेट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और उसका जो सिंबल होता है आप लोग जानते हैं सोडियम का सिंबल Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, कॉपर का Cu होता है। तो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल में से यदि पूछ दे तो ये हमारा तत्व हो जाता है, यानी कि केवल और केवल उसका सिंबल दिया रहे। और यौगिक की बात करें
तो यौगिक हमारा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल के बनता है, जैसे कि दे दें एक NaCl या CaCO3 या Na2SO4। ये जो हमारा है यौगिक का एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि यौगिक की बातें करें तो यौगिक किसी के साथ में रहता है उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण की बात कर दें जिसका कोई सूत्र न बने, जैसे कि हवा का कोई सूत्र नहीं होता है, उसी प्रकार बालू का कोई सूत्र नहीं होता है, ये हमारा मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइसोटोप कि आइसोटोप हमारा क्या, ये डाटा को आप लोग अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा समय बचाता है। समय किस प्रकार बचाता है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 3p1 लेके 3p6 तक हम लोग इतना ही लिखकर काम चला सकते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा वर्ग 18 का तत्व होता है। ये सारी की सारी गैसें होती है और इसका काम क्या होता है, तो हीलियम हमारा जो होता है, जैसे कि टायर वगैरह में कुछ कुछ भरा जाता है। तो ये हम जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसके बारे में हम तत्वों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइसोटोप क्या है आप लोग जानते होंगे, तो बताइए आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। तो ये सब हमारा कुछ नहीं है, ये और हमारा बहुत ही इजी होता है। और ये सब 3-4 टॉपिक करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको 4-5 क्लास लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आइसोटोप। आइसोटोप को हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो हो जाता है समस्थानिक। ये क्या होता है, तो इसका यदि हम लोग लिखना चाहें तो परमाणु संख्या सेम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, तत्व एक ही प्रकार के हो तथा परमाणु भार अलग हो। तत्व एक ही प्रकार के हो, यानी कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही रहना चाहिए, या कार्बन है तो कार्बन ही रहना चाहिए। तो इसमें 2 तरह के एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं, जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग प्रोटेनियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्राइटेरियम बोलते हैं। प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ये हमारा तीनों का तीनों हाइड्रोजन है। और ये हमारा इसके बारे में डिस्कस अच्छी तरह से, इसका क्या उपयोग है, जैसे कि इसका हम लोग D2O को रूप में उपयोग करते हैं, जिसका भारी जल हम लोग बोलते हैं, भारी जल। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल होता है, एक प्रोटेनियम बोलते हैं, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेनियम। तो इसका आप लोग देख सकते हैं तत्व एक ही प्रकार के है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि समस्थानिक, जैसे कि एक हमारा और एग्जाम्पल लेना चाहें तो कार्बन के बारे में जानते होंगे। एक हमारा कार्बन होता है, ये भी हमारा कार्बन होता है, दोनों तो एक हो गया, लेकिन परमाणु भार एक का होता है 12, एक का होता है 14। ये हमारा पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमारा पीरियोडिक टेबल में नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी तत्व है। और रेडियो एक्टिविटी तत्व हम अच्छी तरह से रेडियो सक्रियता में पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग क्या होता है, कार्बन 6-12 का, या इसे कार्बन हम लोग इस तरह से बोलते हैं, कार्बन 12 या कार्बन 14। आप लोग
कार्बन 6 नहीं बोल सकते हैं। तो कार्बन 12 का उपयोग क्या होता है? कार्बन 12 का उपयोग यही होता है कि इसको हम लोग जो पौधों में खाद देते हैं तो उसका पता लगाने के लिए कि खाद कितना डालना चाहिए, कितना डालेंगे उसके बारे में। और यदि कार्बन 14 की बात करें तो इसका उपयोग होता है भूपर पट्टी में, यानी कि जिसमें जीवाश्म में, जैसे कि धरती में जितने भी जो जीवाश्म में धंसे रहते हैं उसकी उम्र की पता लगाने के लिए। जैसे कि कोई भूपर पट्टी में से कुछ निकाला जाता है तो उसका उम्र का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब हमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ने के लिए है। तो एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आइसोटोप में। तो ये हमारा आइसोटोप था। आइसोटोप आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि समझ लिए होंगे। अब हम आते हैं आइसोबार पे कि आइसोबार हमारा क्या है। और एक बात और, हाइड्रोजन के बारे में हमने एक और बात बताया है कि हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पूरी आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों का दोनों बराबर होता है। एक पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि 118 तत्व में एक हमारा हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों का दोनों बराबर है। तो यहां तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं आइसोटॉप हो गया। अब हम लोग आते हैं आइसोबार पर। आइसोबार हमारा क्या है? आइसोबार जिसे हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो समभारिक। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है जिसका भार समान हो। तो हम लोग इस प्रकार से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या विभिन्न तथा भार समान हो। परमाणु संख्या विभिन्न लेकिन भार समान हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आप लोग लीजिए एग्जाम्पल कैल्शियम का और आर्गन का। इसमें जब भी हम लेंगे तो 2 एलिमेंट को लेके कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है। और आर्गन का भी परमाणु संख्या 18 होता है, परमाणु भार 40 होता है। तो देख लीजिए इसका भी है भार 40 और इसका भी भार 40 है। ए को हम लोग इंडिकेट करते हैं परमाणु भार से, एटॉमिक मास जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपका समभारिक था। और इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 जिसका परमाणु भार समान हो। एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करके आप लोग ले सकते हैं। तो या इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि चलिए एक ही एग्जाम्पल रहने दीजिए। और इसके बाद हम लोग आते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है उसके बारे में। और आइसोटोनिक पढ़ने के बाद आइसो एक इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो देखिए आइसोटोनिक क्या है? तो इसका हिंदी नाम होता है सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या हमने आपको निकालना बताया है। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकालें? तो हमने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन बराबर एक, तो आपका एक फार्मूला होता है n बराबर a-z। n से हम लोग न्यूट्रॉन को इंडिकेट करते हैं, a से हम लोग इंडिकेट करते हैं परमाणु भार को और z से परमाणु संख्या को। तो 23 - 11, तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 12 आ जाएगा। या इस प्रकार से नहीं तो आप ऊपर माइनस नीचे घटाइएगा, यानी कि 23 - 11, तो आपका उससे भी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही डिफिनेशन बोल रहा है कि परमाणु संख्या विभिन्न
लेकिन क्या परमाणु भार समान हो। परमाणु संख्या विभिन्न यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो देखिए इसमें हम एग्जाम्पल में लेते हैं। इसमें हमारा 2 एग्जाम्पल आता है। एक तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो जाता है और इसका 16 होता है। एक इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आता है, क्या आ जाएगा, जिसका सोडियम का तो होगा नहीं, 8 7 15। एक हम फास्फोरस को यहाँ ले सकते हैं, फास्फोरस। सल्फर को ले लीजिए, सल्फर का लीजिएगा तो इसका 16 32, इसका भी नहीं आता है। एक न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान हो, यानी कि इसका तो 8 आ जाएगा। यहाँ से ले लीजिए आप ऑक्सीजन, सोडियम को। यहाँ पे आप लोग सोडियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार इसका 23 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन को लीजिए तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 15। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और दोनों का देखिए ऊपर माइनस नीचे कीजिएगा तो इसका भी 8 और इसका भी 8, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में 8 आ गया। तो ये आपका था आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोटोनिक। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछेगा इसमें, और यौगिक में किस प्रकार से पूछेगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। लाइट बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछेंगे एग्जाम में। कितने मिनट हुआ? तो 2-4 हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लिए CaCO3। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। COCO3 इसमें हमें पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा और परमाणु भार क्या होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं, या CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है कि चूना पत्थर में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कैल्शियम का परमाणु संख्या जानते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। और इसके बाद कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। और इसके बाद देख लीजिए ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में 3 किया हुआ है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे 8 होता है। और गुणने में 3 आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जा रहा है? 24 36 20 50। तो यहाँ आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 आ जाएगा। और यही पूछ दे किसका परमाणु भार क्या होगा। परमाणु भार क्या होगा? तो परमाणु भार में कुछ नहीं करना है। कैल्शियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है कितना? तो 20 होता है। और ये हमारा 20 क्या है? सम संख्या है। तो हमने आपको बताया था कि 20 तक में सम संख्या रहे तो गुणे में 2 कर दीजिए।
और प्लस में कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका हो जाता है 6, तो 6 आप लोग और गुने में 2 कर दीजिए, और प्लस में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16 होता है, ये भी हमारा सम संख्या है, तो 16 गुना 2 यानी कि 16 गुने में 3, या ऐसे कर सकते हैं 8 गुने 2 गुने 3। तो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये जो हमारा है परमाणु द्रव्यमान जुट के आता है। और जब हम परमाणु भार निकालते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 40 होता है। उसी प्रकार से इस प्रकार तोड़ सकते हैं, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है। हमने आपको बताया था परमाणु संख्या 6 है तो इसका भार 12, या 20 है तो ये 40। और इसी प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे 16, और गुने में 3 है तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया 48, 12 और यहाँ से 40, तो यहाँ आपका 100 आ जाएगा परमाणु भार। तो आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम को इस प्रकार से तोड़ कर और परमाणु भार निकाला सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। एक हमारा आपको इसी तरह से क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन वो हमारा क्या होगा, जैसे कि एक हमारा पूछ दे H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा और परमाणु भार क्या होगा, तो इसे भी आप लोग इस तरह तोड़ सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमने आपको बताया है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 1 होता है, और नीचे 2 है तो 1 गुने में 2 कर देंगे, 1 गुने में 2, और यहाँ से प्लस दे देंगे। ये हमारा S है, S हमारा क्या होता है सल्फर, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है। और यहाँ से बात कर दे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आप लोग परमाणु संख्या जानते होंगे 8 होता है, तो 8 गुने में 4 कर देंगे। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 2, 16, 2, 18, 32, 32 प्लस 18, यहाँ से आपका आ जाता है 50। और इसका परमाणु भार के बारे में पूछ दे कि परमाणु भार क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन 2 है तो इसका परमाणु भार भी वही होगा, तो इसका 2 हो गया। प्लस में सल्फर का परमाणु संख्या 16 है तो इसका परमाणु भार 32 होगा, तो प्लस में 32 कर दीजिए। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 होता है तो इसका परमाणु भार 16 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, गुने में 4 है तो 4 कर देंगे। यहाँ से आप लोग जोड़ते हैं तो आ जाता है 64 प्लस 32 प्लस में 2, तो इसका यहाँ पे परमाणु भार 98 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। जैसे कि एक तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जो हम आपको करवाएं इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि कार्बन की प्रतिशत क्या होगा, कार्बन की प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा कि कार्बन की प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग इसका परमाणु भार तो निकाल लिए, परमाणु भार यहाँ से निकाले थे तो 100 आ गया, परमाणु भार यहाँ से आपका 100 आ गया था, तो यहाँ लिख सकते हैं 100 ग्राम में। और किसका पूछ रहा है, कार्बन की, तो कार्बन की परमाणु भार आप लोग जानते हैं 12, तो यहाँ से 100 में 12 तो 1 से आप लोग कर सकते हैं, तो 12/100। और प्रतिशत के लिए आप लोग 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 12/100 गुने में 100, तो यहाँ से आपका 12, तो कार्बन की प्रतिशत आपका 12 हो जाएगा, आंसर 12%। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और
आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।